हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, कैसे वो वर्क करते हैं, क्या क्या उनके कॉमन एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। फिर हमने पढ़ा था बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की, ठीक है, जो कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर थे। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, उसमें हमने केवल पेनिसिलिन के बारे में भी पढ़ाई की थी कि पेनिसिलिन सिंथेटिक पेनिसिलिन कौन कौन से होते हैं, उनके मोड ऑफ एक्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कैसे वो काम करते हैं, साथ ही साथ उनके एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, और उस एडवर्स इफेक्ट के बाद रेजिस्टेंस कौन कौन से उसमें पेनिसिलिन के लिए आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, जो कि है सिफेलोस्पोरिन्स। सिफेलोस्पोरिन्स एंटीबायोटिक जो होते हैं, सबसे पहले सिफेलोस्पोरियम एक्रोमोनियम से आइसोलेट किया गया था 1948 में। ठीक है, कल्चर प्लेट पे बनाने के बाद देखा गया, जब इस पे कल्चर प्लेट बनाया गया तो इसने देखा गया कि ये जो सिफेलोस्पोरियम से निकल रहा है सिफेलोस्पोरिन, ये स्टेफिलोकोकस को इन्फेक्शन मतलब एस ऑरियस को इनहिबिट कर रहा है, ऑरियस की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। इसके और पेनिसिलिन में बस इतना अंतर है कि इसमें डाइहाइड्रोथायजीन रिंग है और बीटा लैक्टम रिंग पेनिसिलिन में भी था और इसमें भी बीटा लैक्टम रिंग है। यही बीटा लैक्टम जो रिंग है यही रेस्पॉन्सिबल है एक्शन के लिए। बीटा लैक्टम रिंग जो है यही बीटा लैक्टम रिंग रेस्पॉन्सिबल है एक्शन के लिए, ये बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, ये बीटा लैक्टम रिंग जाके पीबीपी पे बाइंड करता है, पीबीपी पे बाइंड करने के बाद सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। सिफेलोस्पोरिन्स की 5 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। जैसे जैसे खोज किया गया उस हिसाब से इसको जनरेशन में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में ओरल भी है, पेरेंट्रल भी है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में केवल हमें पेरेंट्रल ड्रग मिलेगा देखने को। ठीक है, कि कौन कौन से 5 जनरेशन हम पढ़ते हैं, पांचों जनरेशन के बारे में कि कौन कौन से एंटीबायोटिक आते हैं और क्या अंतर था फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के सिफेलोस्पोरिन्स पे। ठीक है, सबसे बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। ये भी जाके पीपीपी पर बाइंड करता है। दे बाइंड टू द प्रोटीन, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन एंड इनहिबिट द एंजाइम ट्रांसपेप्टिडेज, जो कि पेनिसिलिन का भी मोड ऑफ एक्शन यही था। और क्या करता है, इसको क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट कर देता है बिटवीन 2 डिफरेंट एन-एसिटाइल मुरामिक एसिड। और जब क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट कर देता है तो सेल वॉल की जो सिंथेसिस है वो रुक जाती है, और सेल वॉल की सिंथेसिस रुकने के साथ सेल क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, सेल मर जाता है। ठीक है, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग अमीनो शुगर्स दैट NAM एंड NNG। ठीक है, द एन-एसिटाइल मुरामिक एसिड इज अटैच्ड टू पेंटापेप्टाइड विच इज डी-एनिलीन अमीनो एसिड्स। ठीक है, जो सेल वॉल होता है, 2 सेल वॉल के बीच में जो क्रॉस लिंकिंग रहती है, 2 NAM के बीच में, एन-एसिटाइल मुरामिक एसिड के बीच में जो क्रॉस लिंकिंग रहती है, पेंटापेप्टाइड, जो थर्ड पोजीशन पे ग्लाइसिन रहता है। हमने लास्ट लेक्चर में इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिटेल में पढ़ा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन और ड्रैगमेट्री, हमने लास्ट पेनिसिलिन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखा दिया था, उसमें पेंटाग्लाइसिन अटैच होता है थर्ड पोजीशन पे। उस पेंटाग्लाइसिन जो होता है उसका 5वां ग्लाइसिन जो रहता है दूसरे एन-एसिटाइल मुरामिक एसिड के चौथे पोजीशन पर जाके क्रॉस लिंकिंग करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम। और इसी ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या करती है, इनहिबिट कर देती है, जिसके कारण क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाता है और सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। बात करें अगर फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन की, तो ये डेवलप हुए थे 1960 में। हाई एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बट वीकर अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरफ इनकी कम एक्टिविटी थी, लेकिन ग्राम पॉजिटिव की तरफ इनकी ज़्यादा एक्टिविटी ये शो करते थे। फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन हैव कवरेज अगेंस्ट मोस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकी एज वेल एज सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एग्जाम्पल ई कोलाई, प्रोटियस, मैराबिलस एंड क्लास्बिला न्यूमोनी। ठीक है, हम इसमें 3 मेन ड्रग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिफाजोलिन, सिफालेक्सिन और सिफाड्रॉक्सिल के बारे में बात करते हैं। सिफाजोलिन जो है वो प्रोटोटाइप ड्रग है फर्स्ट जनरेशन का, एक्टिव अगेंस्ट मोस्ट पेनिसिलिन जीन सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब जो बैक्टीरिया रजिस्ट हो गए हैं पेनिसिलिन जी से, जो कि नेचुरली था, उसके खिलाफ ये सबसे ज़्यादा एक्ट करने के लिए अच्छे ड्रग हैं कि उनके खिलाफ ये एक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकी, मेनिंगोकोकी, ठीक है, डिप्थेरिया, इन्फ्लुएंजा और ई कोलाई के तहत। इट गिवन IV एज वेल एज IM। इसको जो डोज दिया जाता था ये पेरेंटल रूट से IV और IM दोनों दिया जाता। T-half इसकी 2 आवर्स थी। उसके बाद ये प्रीफर्ड पेरेंटल था, ज़्यादातर इसे पेरेंटल ही दिया जाता क्योंकि ओरली इसकी बायोबिलिटी थोड़ी कम थी।
यूज़ की बात करें तो सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस में ये यूज़ होता है। बात करें थे हम सिफाजोलिन की, अब बात करते हैं सिफालेक्सिन की। सिफालेक्सिन जो है मोस्ट कॉमन यूज ओरली एक्टिव बट लेस एक्टिव अगेंस्ट पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। मतलब ये ओरली बहुत ज़्यादा फर्स्ट जनरेशन में ओरली सबसे एक्टिव है, लेकिन ये क्या है कि पेनिसिलिन जो प्रोड्यूस करे यानी कि जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, उनके खिलाफ थोड़ा सा लेस एक्टिव है। जो प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम बीटा लैक्टामेज या पेनिसिलिन जो कि बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देता, उसके खिलाफ उतने एक्टिव नहीं है, लेकिन ओरल ज़्यादा एक्टिव, मतलब इसकी ओरली बायोलिटी ज़्यादा है, जैसे कि स्टेफिलोकोकी और एच इन्फ्लुएंजा के दोस्त। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इसकी लो है, टी हाफ 60 मिनट से इसकी, और ये एक्सक्रीट होते हैं वाया यूरिन। बात करते हैं नेक्स्ट हम सिफाड्रॉक्सिल की, तो गुड पेनिट्रेशन एग्जिट मोर सस्टेन्ड एक्शन एट द साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, इसकी पेनिट्रेशन एक्टिविटी ज़्यादा है, यूज़ करते हैं इसको स्किन, थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिल, यूरिनरी ट्रैक्ट, यूटीआई इन्फेक्शन। टी हाफ इसकी 1 आवर है। ठीक है, एक्सक्रीटेड वाया यूरिन, एडवर्स इफेक्ट इसका क्या है, वाटरी और ब्लडी स्टूल्स, डार्क यूरिन एंड येलोइश स्किन एंड आइस। हमें इस एंटीबायोटिक के साथ जो मेन एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिफाड्रॉक्सिल के मेन एडीआरस क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इसका मेन एडवर्स इफेक्ट डार्क यूरिन, येलोइश स्किन और आइस, मतलब पीलापन आंखों में और स्किन में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड जनरेशन की, तो जो सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन थे उनकी कवरेज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की तरफ थी, मैक्सिलासिटेरिस की तरफ, बैक्टीरियोराइट की तरफ, और मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये कुछ बैक्टीरिया का नाम मैंने लिख दिया है, इनके खिलाफ वो ज़्यादा एक्टिव थे, साथ ही साथ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए सेकेंड जनरेशन जो थी वो बहुत एक्टिव थी। हम इसमें बात करेंगे 3 जो मेन ड्रग्स हैं। ठीक है, सिफोरॉक्सिन जिसका नाम आप सबने सुना होगा, बहुत कॉमनली यूज ड्रग है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है टाइफॉइड में। सिफोरॉक्सिन, सिफ्लेक्लर और सिप्रोजिल, 3 दवा के बारे में हम इसमें 3 ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, 3 सिफेलोस्पोरिन्स के बारे में बात करेंगे। सिफोरॉक्सिन जो है हमारा वो मोर एक्टिव अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग बीटा लैक्टेमेज, मतलब सिफोरॉक्सिन जो बैक्टीरिया जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं बीटा लैक्टेमेज या पेनिसिलिन, उनके खिलाफ ये एक्टिव बहुत ज़्यादा थे, मतलब उसके खिलाफ भी ये एक्टिव, तो उसके एंजाइम प्रोड्यूस करने से इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये उसे जाके इनहिबिट कर देंगे और किल कर देंगे। ठीक है, सेकेंड जनरेशन सिफोलिस में हैव लेस एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, मतलब ये ग्राम पॉजिटिव के सेकेंड जनरेशन जो है वो थोड़ा वीकर है। ठीक है, कोकाई देन फर्स्ट जनरेशन, मतलब ग्राम पॉजिटिव फर्स्ट जनरेशन वाले ज़्यादा अच्छे एंटीबायोटिक थे। अगर हम कंपैरिजन करें सेकेंड जनरेशन से, तो सेकेंड जनरेशन की लेस इफेक्टिव है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, बट फर्स्ट जनरेशन वाले थे वो ग्राम पॉजिटिव पे ज़्यादा इफेक्टिव थे और ये ग्राम नेगेटिव पे ज़्यादा इफेक्टिव है। सिफोरॉक्सिन यू कैन बी इंजेक्टेड IM और IV। सिफोरॉक्सिन आपने देखा होगा मार्केट में जो अवेलेबल है, या तो इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है या इंट्रावेनसली दिया जाता है। IM जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है, कॉमनली यूज़ करते हैं हम सर टाइफाइड फीवर में, टाइफाइड में। ठीक है, यूज़ होता है मेनिंजाइटिस, गोनोरिया और निमोनिया में। ठीक है, गोनोरिया, मेनिंजाइटिस और निमोनिया में यूज़ होता है। मेनिंजाइटिस में यूज़ इसलिए होता है क्योंकि ये CSF यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में जाता है। ठीक है, BBB को क्रॉस करता है, इसलिए मेनिंजाइटिस में ये यूज़ हो जाता है। बात करें सिफेक्लर की, सिग्निफिकेंट एक्टिविटी बाय द ओरल रूट, मतलब इसे हम पेरेंटल ले रहे थे, अब हम इसे क्या कर रहे हैं, ओरली ले रहे हैं। ठीक है, सिफेक्लर हम क्या कर रहे हैं, इसको ओरली ले रहे हैं एंड इज मोर इफेक्टिव देन फर्स्ट जनरेशन। किसके तरफ, फर्स्ट जनरेशन से ये ज़्यादा एक्टिव है अगेंस्ट एच इन्फ्लुएंजा और ई कोलाई, मतलब फर्स्ट जनरेशन के जो एंटीबायोटिक थे वो एच इन्फ्लुएंजा और ई कोलाई के लिए थोड़े कम एक्टिव थे, लेकिन अगर हम सेकेंड जनरेशन में सिफेक्टर की बात करें तो ये ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन इसकी घाटा ये है कि ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम के लिए ससेप्टेबल है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको ये किल नहीं कर पाएंगे, उनको ये इनहिबिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यूज़ कहाँ कहाँ है इसका, यूज़ की अगर हम बात करें तो ये यूज़ होता है निमोनिया में। ठीक है, यूज़ होता है निमोनिया में एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ स्किन, ईयर्स, थ्रोट एंड UTI, इनका यूज़ अगर हम बात करें तो ये यूज़ होते हैं इन्फेक्शन ऑफ स्किन, ईयर्स, थ्रोट, UTI, मतलब ENT का जो भी इन्फेक्शन होगा उसमें यूज़ होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ होगा और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में यूज़ होगा, साथ ही साथ निमोनिया में यूज़ होगा। बात करें अगर हम सेकेंड जनरेशन की थर्ड ड्रग के सिफाप्रोजिल के बारे में, तो सबसे अच्छी फ़ायदेमंद है इसकी इस ड्रग की है कि इसकी ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हमने ड्रग खाया है 100 ग्राम तो 90 ग्राम इसकी बायोअवेलेबिलिटी है। ठीक है, एक्टिव अगेंस्ट एस ऑरियस, मैक्सिला एंड क्लेस्बेलिया। ठीक है,
इट्स एक्सक्रीटेड इन 1.3 आवर्स। इसका टी हाफ की बात करें तो 1.3 आवर है। यूज़ करते हैं ब्रोंकाइटिस और स्किन इन्फेक्शन में। ये था सेकेंड जनरेशन। अब हम चलते हैं थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक जो था वो 1980 में आया था। ठीक है, कौन कौन से ड्रग थे? सिफोटॉक्सिम, सिफाजिडीन, सिफिडिनीर, सिफाट्राइऑक्सोन, सिफोडॉक्सिम, सिफाप्रोजॉन एंड सिफिक्सिम। सिफिक्सिम का नाम हम सब ने सुना होगा। मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग आज के दिन में सिफिक्सिम है, जो कि सिफी के नाम से अवेलेबल है। 200 mg हम इसे लेते हैं। मार्केट में सबसे ज़्यादा अवेलेबल ओरल ड्रग सिफेलोस्पोरिन की सिफिक्सिम ही है। ठीक है, इसमें हम 3 ड्रग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सिफिक्सिम के बारे में, सिफिट्राइऑक्सोन के बारे में और सिफोटोऑक्सिम के बारे में। सिफोटोऑक्सिम क्या है? प्रोटोटाइप ड्रग है इसका। ठीक है, प्रोटोटाइप ड्रग है ये थर्ड जनरेशन का। पोटेंट एक्शन अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव, नॉट एक्टिव अगेंस्ट एनारोब। मतलब एनारोबिक बैक्टीरिया के खिलाफ ये सबसे ज़्यादा एक्टिव थे, एनारोब के खिलाफ नहीं। एरोबिक या ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, उसके लिए बहुत अच्छे सुटेबल एंटीबायोटिक्स थे हमारे पास। जो बात करें सिफोटॉक्सिम की। ठीक है, गिवन IV थर्ड जनरेशन कैन पेनिट्रेट BBB एंड कवर बैक्टीरिया इन द सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। मतलब मेनिंजाइटिस में ये यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा? रीज़न इसका है, ये क्या करेगा? BBB को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में जाके कंसंट्रेट होगा, इसलिए ये यूज़ होगा। इट कैन बी अल्टरनेटिव टू सिफिट्राइऑक्सोन। अल्टरनेटिव ड्रग है उसके लिए। किसके लिए? टाइफॉइड के लिए, टाइफॉइड फीवर के लिए। IM और IV एडमिनिस्ट्रेशन इसका होता है। टी हाफ इसकी 1 आवर है। सेकेंड ड्रग की बात करें सिफिक्सिम, जो बहुत ही ज़्यादा मार्केट में कॉमन ड्रग है, जो यूज़ होती है और हमने बहुत सुना। ओरली एक्टिव थर्ड जनरेशन, मतलब सिफिक्सिम जो है वो थर्ड जनरेशन की सबसे ज़्यादा ओरली एक्टिव ड्रग है, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका लॉन्ग एक्टिंग टी हाफ। मतलब इसकी जो टी हाफ है वो 3 आवर्स है। मतलब अगर से हम ड्रग को खाएं तो ये 3 घंटे तक अपना टी हाफ हमारे बॉडी में शो करता है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये रेस्पिरेटरी और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो इतने भी होते हैं उनमें यूज़ करते हैं हम इसे, और यूरिनरी इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। बात करें अपनी तीसरी ड्रग सिफिट्राइऑक्सोन के बारे में, तो ये इन्फेक्शन रेजिस्टेंट टू द फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन अदर बीटा लैक्टम एंटीमाइक्रोबियल्स। ठीक है, इस एंटीबायोटिक को हम यूज़ करते हैं उस इन्फेक्शन में जिसमें रेजिस्टेंस पा चुके हैं वो सेकेंड जनरेशन बीटा लैक्टम, सेकेंड जनरेशन जो सिफेलोस्पोरिन थी उसके खिलाफ ये रेजिस्टेंस हो चुके हैं। उसके लिए हम इसे यूज़ करते थे सेफ्ट्राइऑक्सोन को। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, पेनिट्रेशन इनटू CSF इज गुड एंड एलिमिनेशन अकर्स इक्वली इन यूरिन एंड बाइल। मतलब इसकी एक्सक्रीशन की अगर बात करें सिफिट्राइऑक्सोन की, तो ये यूरिन से भी एक्सक्रीट होता है और बाइल से भी एक्सक्रीट होता है। साथ ही साथ ये भी जाके CSF में क्या होता है? पेनिट्रेट करता है, और इसीलिए ये भी यूज़ होता है मेनिंजाइटिस कॉज्ड बाय H इन्फ्लुएंजा। गोनोरिया में यूज़ करते हैं, टाइफाइड में यूज़ करते हैं और UTI में यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट अगर इसकी हम बात करें तो इसकी एडवर्स इफेक्ट हीमोलाइसिस है, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ RBC या हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की, जो कि केवल पेरेंट्रली अवेलेबल है। फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन इंक्लूड्स सिफिपाइम। सिफिपाइम इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल दैट कैन पेनिट्रेट सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। सिफिपाइम के बारे में बात करते हैं, इसे हम पेरेंट्रली लेते हैं। ठीक है, ये जाके हमारे पेनिट्रेट करती है हमारे सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड में। सिफिपाइम हैज़ एडिशनल क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप। इसके जो हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जब इसकी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे इसके पास क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप है, अलाउइंग टू पेनिट्रेट द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेटर। इसके ऊपर जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण ये बहुत ज़्यादा अच्छे से पेनिट्रेट करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। सिमिलर टू एक्टिविटी ऑफ सिफोटॉक्सिम एंड सिफिट्राइऑक्सोन। एक्टिविटी इसकी लगभग सिमिलर है, जो कि हमने बात किया था थर्ड जनरेशन में सिफोटॉक्सिम और सिफिट्राइऑक्सोन के। और सिफिपाइम कैन कवर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। मतलब हम सिफिपाइम को यूज़ कर सकते हैं उन बैक्टीरिया के लिए जो कि स्टेफिलोकोकस मिथिसिलिन से रेजिस्ट हो चुके हैं। ठीक है, सिमिलरली सिफिजिडियम सिफिपाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन कवर स्यूडोमोनास ऑरिगिनासा इन एडिशन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट थर्ड जनरेशन कवर्स। मतलब साथ ही साथ जो थर्ड जनरेशन के बैक्टीरिया थे उनको भी ये मारेंगे और स्यूडोमोनास को भी ये इनहिबिट, उसकी भी ग्रोथ को ये इनहिबिट कर देंगे।
सिफीपाइम कैन प्रोवाइड कवरेज अगेंस्ट बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव बैसिली। मतलब जो ग्राम नेगेटिव बैसिली थी जो कि क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, बीटा लैक्टेमेज, उनको भी सिफीपाइम क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सिफीपाइम रिजर्व फॉर सीरियस सिस्टमिक इन्फेक्शन एंड पेशेंट लाइकली टू हैव मल्टी रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब बात करें अगर सिफीपाइम की, तो सिफीपाइम ग्राम पॉजिटिव साथ ही साथ ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं, लेकिन हम इसे जनरली यूज़ नहीं करते हैं। इसे यूज़ हम तब करते हैं जब हमारी जो बॉडी है वो वो बैक्टीरिया है जो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन तीनों के लिए रजिस्ट हो चुका है, उसके में हम सिफीपाइम यूज़ करते हैं पेरेंटली। इसी तरह फिफ्थ जनरेशन में भी सारी ड्रग क्या हैं, सारी ही पेरेंटली हैं फिफ्थ जनरेशन वाली ड्रग। ठीक है, अभी जल्द ही 2016 में CDSO ने इसे इंडिया में अलाउ किया। ठीक है, सिफिट्रायोलिन इज प्रो ड्रग आफ्टर IV इन्फ्यूजन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव सिफाट्रोलिन। मतलब क्या है, सिफाट्रोलिन जो ड्रग है जिसके बारे में बात कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन में, ये एक प्रो ड्रग है। जब हम इसे एडमिनिस्टर करते हैं पेरेंटली तब जाके ये अपने एक्टिव फॉर्म में आता है। ठीक है, ये भी सिफाट्रोलिन भी क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। मतलब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के खिलाफ एक्शन दिखाएगा। ठीक है, सिफिट्रोलिन इज ऑल्सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल एंड दस कैन कवर ससेप्टेबल ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, साथ ही साथ हाउएवर इट मेक्स यूनिक फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिफेलोस्पोरिन्स इन द कवरेज अगेंस्ट मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस और ऑरियस। ठीक है, मतलब हमारी जो फिफ्थ जनरेशन की सिफाट्रोलिन है वो एक्टिव है अगेंस्ट मर्सा यानी कि मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। सिफाट्रोलिन कैन बी यूज्ड कवर लिस्टेरिया मोनोटोजेनस एंड इंटेरोकोकस फैसिलस। हाउएवर सिफाट्रोलिन डज नॉट कवर स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास ये नहीं कवर करते हैं, हमने अभी पढ़ा फोर्थ जनरेशन में स्यूडोमोनास को वो इनहिबिट करते हैं, लेकिन ये स्यूडोमोनास को नहीं करते हैं। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। ठीक है, निमोनिया के इन्फेक्शन यूज़ करते हैं। T-हाफ की अगर इसकी बात करें तो 2.6 आवर्स है। एडवर्स इफेक्ट डायरिया, इरिटेशन, ईचिंग, हेडेक, फीवर एंड इरिटेशन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट हैं जो कि क्या क्या है, डायरिया वो जनरली हर एंटीबायोटिक हर सिफेलोस्पोरिन में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ईचिंग, इरिटेशन, स्किन सेंसिटिविटी भी हमें सब में हमें देखने को मिलती है, स्किन रिएक्शंस, हेडेक भी होता है, फीवर भी होता है और इरिटेशन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। ये था फिफ्थ जनरेशन। हमने पढ़ लिया कि सिफेलोस्पोरिन की 5 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन पेरेंटली अवेलेबल है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में कुछ ड्रग ऐसे हैं जो ओरली एक्टिव हैं लेकिन बायोबिलिटी कम है, लेकिन सिफिक्सिम जो कि है थर्ड जनरेशन में वो ओरली 90% एक्टिव है, 90% उसकी बायोबिलिटी है। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन वाले के सब कुछ सही है, बस स्यूडोमोनास की तरफ ये एक्टिव नहीं है, लेकिन मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस के लिए ये एक्टिव है। लेकिन फोर्थ जनरेशन वो वाले जो थे वो स्यूडोमोनास के लिए एक्टिव थे। बात करते हैं कॉमनली पूरे अगर हम सिफेलोस्पोरिन्स की, तो सिफेलोस्पोरिन जो यूज़ होते हैं उसके एडवर्स इफेक्ट हैं और यूज़ जो है उसके बारे में बात करें पूरे सिफेलोस्पोरिन की जनरली अगर हम बात करें तो सिफेलोस्पोरिन इज जनरली वेल टॉलरेटेड बट मोर टॉक्सिक देन पेनिसिलिन। मतलब पेनिसिलिन से ज़्यादा टॉक्सिक है लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट इसके नहीं है, हालांकि और जितने एंटीबायोटिक्स हम आगे पढ़ेंगे उनके खिलाफ। कौन कौन से, पेन आफ्टर IM इंजेक्शन, मतलब जहाँ पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाएंगे वहाँ पे पेन होगा बहुत तेज। ठीक है, डायरिया ये लगभग हमें हर एंटीबायोटिक में मिलेगा। डायरिया होने का रीज़न ये होता है कि जब हम ये एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमारी जो गट की फ्लोरा है, जो गट में हमारे गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उनको ये जाके किल कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, लूज मोशन होने लगेगा, डायरिया होने लगेगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा, डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा, जिसके कारण वाटरी स्टूल होगा और डायरिया हो जाएगा। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी हमें पेनिसिलिन में देखने को मिला, यहाँ भी है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी यहाँ पे एडिशनल हमें देखने को मिला और ब्लीडिंग होने का कारण ये है सिफेलोस्पोरिन का कि ब्लीडिंग इसलिए होता है क्योंकि ये विटामिन के की डिफिशियंसी करते हैं। विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज को ये इनहिबिट करते हैं। विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज एक्टिव विटामिन के प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग होता है। और सिफेलोस्पोरिन
सेफेलोस्पोरिन क्या करते हैं, उसको इनहिबिट कर देते हैं, जिसके कारण हमें इससे ब्लीडिंग देखने को मिलेगा हमारे स्टूल्स में, मतलब जो स्टूल होगा वो ब्लडी स्टूल होगा। ये एक एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, इसे हमें याद रखना है कि ब्लीडिंग क्यों होता है। यूजेस की बात करें तो हमने हर एंटीबायोटिक पढ़ा, उसके साथ साथ हमने यूजेस पढ़ा कि मेनिंजाइटिस में यूज़ कर सकते हैं, गोनोरिया में यूज़ करेंगे, टाइफाइड में यूज़ करेंगे, ठीक है, स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में यूज़ करेंगे, ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो इन्फेक्शन हमें कैंसर पेशेंट को होगी उसको ट्रीट करने के लिए भी सेफेलोस्पोरिन यूज़ होगा। सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस सर्जरी के बाद यूज़ करने के लिए होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी पूरी सेफेलोस्पोरिन कहानी कि सेफेलोस्पोरिन हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं और उसके एडवर्स इफेक्ट हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जो भी डाउट्स हो रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हो रहा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।